वन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस का सेकंड चैप्टर। ये क्लास 6 का सेकंड चैप्टर है साइंस का। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, स्टार्टिंग टॉपिक से पढ़ेंगे। कल हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है, उसका क्वेश्चन आंसर भी हमने कर लिया। अब हम लोग करेंगे भोजन के घटक। ये हमारा चैप्टर 2 है। पहला टॉपिक है हमारा संतुलित भोजन। ये हमारा पहला टॉपिक है संतुलित भोजन किसे कहते हैं, या उनका परिभाषा अगर आप एग्ज़ाम में आ गया तो हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। ऐसे भोजन जिसमें हमारे शरीर की उचित वृद्धि एवं विकास के लिए सभी आवश्यक पोषक पदार्थ, खाद्य रेशे, जल पर्याप्त मात्रा में होते हैं, संतुलित भोजन कहलाते हैं। एक आता है संतुलित आहार। आहार मतलब समझते हैं जो हम लोग ग्रहण करते हैं, जो हम लोग खाते हैं, चाहे कुछ भी हो, अनाज हो गया, चावल, जो भी हम लोग ग्रहण करते हैं उसे संतुलित आहार में वो आ जाता है, वो हमारा आहार हो गया प्रचुर मात्रा में। इसमें 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी भी जो हमारे भोजन में होनी चाहिए। पहला हो गया पोषक पदार्थ, जल, खाद्य रेशे और रुक्षांश। खाद्य रेशे को ही रुक्षांश बोला जाता है। तो पादप जो हम लोग खाते हैं पोषक पदार्थ, उसमें जो भोजन में उपलब्ध होते हैं होने चाहिए वो क्या क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन। ये सब हमारे भोजन में उपलब्ध होने चाहिए। ये हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हमारे जैसे हमें कोई बीमारियां नहीं होगी, जैसे ये सब हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है ये। तो हम लोग कैसे पता चलेगा कि कौन से खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है? तो इसको हम देखेंगे नीचे कैसे उसको किया जाता है जाँच। कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति का जाँच हम लोग कैसे करेंगे? ये सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप देख सकते हो। ऐसे कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? 2, शर्करा और स्टार्च। इधर मैंने साइड में मैंने ग्राफ से इसको समझाया है। देखिए, जैसे आप कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति कैसे जांच करेंगे। हम एक अंडा ले लेते हैं, ठीक है। पहले उसको हम लोग क्या करेंगे, 2 भागों में उसको काट लेंगे। कट करने के बाद उसमें आयोडीन की कुछ बूंदें डालेंगे। उसको थोड़ी देर बाद छोड़ देने के बाद जो कलर होता है कटे हुए आलू का, या तो वो काला या नीला रंग का हो जाता है। इससे क्या पता चलता है कि उस कटे हुए आलू में स्टार्च मौजूद है। चाहे वो आलू है या किसी और के साथ भी आप परीक्षण करना चाहते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद हो, तो उसमें जो उपस्थित जो रंग होगा वो काला या नीला हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि इसमें स्टार्च है, और स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है। ये हो गया हमारा। इसको आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो। एक पहले क्या करेंगे, एक आलू लेंगे, उसके बाद उसको 2 हिस्सों में भाग में बांटेंगे। उसके बाद उसमें आयोडीन की 2-3 बूंदें डालेंगे। थोड़ी देर के बाद उस जो रंग होता है कटे हुए आलू का काला या नीला हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि इसमें स्टार्च उपस्थित है। और स्टार्च उपस्थित है तो स्टार्च किसका रूप है? ये कार्बोहाइड्रेट का ही है। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है। अब आते हैं हम प्रोटीन के लिए जांच कैसे करेंगे। प्रोटीन की जांच या परीक्षण कैसे करते हैं? तो इसके लिए भी पहले क्या करेंगे, हम लोग 2 विलयन लेंगे, कास्टिंग सोडा, कॉपर सल्फेट। उसके बाद क्या करेंगे, एक अंडा लेंगे। अंडे को पहले बॉईल करेंगे। उबालने के बाद अंडे को एक परख नली लेंगे, उसमें अंडे के कुछ भाग को डाल देंगे। उसमें थोड़ी मात्रा में पानी भी डालेंगे। उसके बाद उसमें कास्टिंग सोडा के कुछ बूंदें डालेंगे। कास्टिंग सोडा कितनी बूंदें डालनी है? 10। और कॉपर सल्फेट की बस 2 बूंदें डालनी है। डालने के बाद थोड़ी देर बाद जो रंग होगा हमारे खाद्य पदार्थ का, जो रंग, वो जो विलयन हमने तैयार किया है परख नली में, जो विलयन का रंग क्या हो जाएगा? बैगनी रंग के हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि इसमें प्रोटीन उपस्थित है। तो जिसमें प्रोटीन उपस्थित रहता है तो उसका रंग क्या हो जाता है? अगर हम उसमें कास्टिंग सोडा और कॉपर सल्फेट डालेंगे तो उसका रंग क्या हो जाएगा? बैगनी रंग का हो जाएगा। इससे पता चल जाता है कि उसमें प्रोटीन उपस्थित है। इसको भी आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो, मैंने लिख दिया है इसको। अब आता है वसा का जांच कैसे करते हैं। ये सबसे इजी है। जैसे हम लोग घर पे बनाते हैं, सब्जी हो गया या फिर किसी भी चीज़ का सब्जी, या फिर कुछ तलते हैं, तो अगर वो कभी कागज़ पे गिर जाती है तो उस पर कुछ धब्बे पड़ जाते हैं। तो जो धब्बे पड़ते हैं, जैसे ये कागज़ है, हम मान लीजिए इस पर झालमुड़ी बनाते हैं हम लोग, तो उसमें भी जी दाग जैसे झालमुड़ी खाने के बाद उस पेपर में देखिए कोई ऑयलीपन, चिपचिपापन जैसा आ जाता है। तो वो जो धब्बा रह जाता है उस धब्बे को क्या बोलते हैं?
वसा बोलते हैं। इससे क्या पता चलता है कि उसमें वसा मौजूद है। ये बस इतना ही है। और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या करती है, हमें क्या फ़ायदा होते हैं कार्बोहाइड्रेट से? इससे हमें ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलती है? ऊर्जा। तो कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो ये मैंने इस ग्राफ से इस तरीके से बनाया है छोटा सा। तो कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं? चावल है, गेहूं है, शकरकंदी है, आम, आलू, पपीता, गन्ना, मक्का, गाजर, तरबूज, ये सब कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं। ये आपको बुक के चैप्टर्स, जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसमें भी दिया हुआ है सारा, आप उससे भी एक बार पढ़ सकते हैं। फिर भी मैंने यहाँ पे बना दिया है। वसा के मुख्य स्रोत क्या है? ये भी हमें हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। बट ये कार्बोहाइड्रेट की जब कंपैरिजन करेंगे, जब हमें देखिए कार्बोहाइड्रेट भी हमें ऊर्जा प्रदान करती है और वसा भी ऊर्जा प्रदान करती है। ये दोनों हमें क्या, कार्बोहाइड्रेट वसा दोनों क्या प्राप्त कराती है? हमें ऊर्जा प्रदान करती है। तो हमें कैसे पता चलेगा किससे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, किससे कम? तो देखिए वसा से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट में हमें चावल खाते हैं, ये खाते हैं, तो उससे हमें कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट की ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। और जो इसमें हो गया कि हमने ऑयली चीज़ हो गया, घी, मछली, मक्खन, इसमें थोड़ी ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलती है। तो वसा के भी जो मुख्य स्रोत है मैंने लिख दिया है यहाँ पे। इसमें कुछ पादप स्रोत भी होते हैं और जंतु स्रोत भी होते हैं। जंतु स्रोत में आ गया घी, अंडे, दूध, मछली, मक्खन। पादप स्रोत में तेल, चाहे वो नारियल का तेल हो, सरसों का तेल हो या फिर सूर्यमुखी का, सब चीज़ का तेल आ गया, वो सब सारे वसा में आते हैं। ये सब वसा के मुख्य स्रोत हैं। अब आता है ये प्रोटीन। प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं? प्रोटीन के भी दो मुख्य स्रोत है, एक पादप स्रोत, एक जंतु स्रोत। पादप जो हमें पौधों से मिलती है, जंतु स्रोत यानी जो हम लोग जंतुओं से मिलती है। तो पादप स्रोत किसे बोलते हैं? तुअर, मूंग, मटर, राजमा, सोयाबीन। सोयाबीन में बहुत ज़्यादा ही प्रोटीन हमें मिलती है। अगर आप सोयाबीन खाओगे तो इससे हमारी प्रोटीन बहुत ज़्यादा आएगी शरीर में, हमारा शरीर की वृद्धि अच्छे तरीके से होगी। प्रोटीन किस लिए उपयोगी होता है? प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। इससे हमारे शरीर की वृद्धि अच्छी तरीके से होती है। इसी कारण इसे शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। इससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है, हमें अच्छी तरीके से ताकत मिलती है, प्रोटीन्स आती है हमें। जैसे डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं कि मान लीजिए आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है, तो आपको इस टाइप का खाना चाहिए, ये फ्रूट्स खाना, ये दाल खाना चाहिए, सोयाबीन खाना चाहिए। तो हमें सजेस्ट करते हैं आपको दूध पीना चाहिए, अंडे खाने चाहिए, तो इससे हमें प्रोटीन मिलती है। तो क्या हो गया, हमें डॉक्टर के पास अगर नहीं जाना है तो ये सब हम लोग प्रॉपर मात्रा में थोड़े थोड़े, ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े लेते रहेंगे। अगर में दूध नहीं खाते, जिनको दूध नहीं पसंद है, वो सोयाबीन खा सकते हैं, राजमा खा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं। अंडा तो मोस्टली अच्छा ही लगता है सभी को, तो वो खा सकते हैं। अब आता है विटामिन। विटामिन का क्या काम है? चलिए हम लोग बोलेंगे विटामिन से क्या होता है मैम, ये भी तो मेरे को नहीं पता। विटामिन शरीर की रक्षा करता है और हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। बहुत अलग अलग तरह के विटामिन होते हैं। तो मैंने कुछ विटामिन यहाँ लिखा है और उनके स्रोत, और आगे भी मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या क्या मान सकते हैं आप? गाजर हो गया, आम, पपीता, इसमें विटामिन ए मिलता है। अब विटामिन बी गेहूँ, चावल। विटामिन सी मतलब खट्टापन जिसमें हो, उसमें विटामिन सी की मात्रा होती है। जैसे संतरा हो गया, नींबू, टमाटर, आंवला, ये सब किस विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है। मान लीजिए किसी को विटामिन सी की कमी है तो उन्हें संतरा, टमाटर, नींबू, आंवला अच्छा है, या आंवला खा सकते हैं। विटामिन डी के मुख्य स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? मछली, अंडे, इस सबसे हमें विटामिन डी मिलती है। तो इसको आप एक बार देख सकते हो इस तरीके से। चलिए अब आते हैं विटामिन का कार्य, कि विटामिन ए के क्या कार्य हैं, विटामिन बी का क्या कार्य है, विटामिन सी का क्या कार्य है, विटामिन डी, विटामिन ई, मैंने इस तरीके से बनाया है। तो चलिए बता दें कि विटामिन ए से क्या कार्य होते हैं। विटामिन ए के क्या क्या कार्य होते हैं? ये त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। हमारे त्वचा साइन करती है कि विटामिन ए हो गया। विटामिन ए अगर आपके शरीर में अच्छे तरीके से, तो आपका त्वचा अच्छे रहेंगे, आँख भी स्वस्थ रहेगा। विटामिन बी अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने के लिए हमें क्या देती है? ताकत देती है। अब आ गया विटामिन डी। विटामिन डी से क्या होता है? अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करना, हमारे शरीर की
सहायता करना। हमारे अस्थियों को क्या करता है, ये मजबूत बनाए रखता है। दांतों को कैल्शियम प्रदान करता है, दांतों को भी स्ट्रांग रहता है, जिससे हमारे दांत एकदम स्ट्रांग रहे, दांत में कुछ कीड़े मकोड़े ना हो, एकदम नीट एंड अच्छे क्लीन एकदम वाइट चकचक दांत दिखे हमारे, इस तरीके से रहता है। विटामिन ई से क्या होता है, मांसपेशियों के सही प्रकार से कार्य करने के लिए आवश्यक होती है। जो हमारे मांसपेशियां है इसमें विटामिन ई की बहुत ज़रूरी होती है। अब विटामिन के, रक्त का थक्का जमना। अगर विटामिन के हमारे शरीर में नहीं होगा तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। सॉरी, यहाँ थक्का होगा, धक्का लिखा गया है, आप इसको सुधार लीजिएगा, थक्का। विटामिन के क्या करता है, रक्त का थक्का जमाता है। थक्का जमना है जैसे कि हमारा हाथ जैसे कुछ कर रहे हैं और सडनली हमारा हाथ कट जाता है तो उसमें देखिए ब्लीडिंग आने लगता है, बट कुछ देर के बाद उसमें हवा लगता है तो उसमें खून का जम जाता है। तो अगर ये खून नहीं जमेगा, विटामिन के हमारे शरीर में नहीं होगा तो वो खून बहते ही रहेगा, जिससे हमें सारे ब्लड निकलते ही रहेंगे। वैसे तो हमारी कमजोरी कर सकती है, और ये हमारे अच्छी बात भी नहीं है कि हमारा ब्लीडिंग निकल रहा है, तो अगर ब्लड बहुत ज़्यादा निकल जाएगा तो उसमें भी नुकसान है। तो ये क्या करता है, विटामिन के रक्त का थक्का जमाता है कि जहाँ भी कट गया कुछ देर अगर उसमें हवा लग जाए तो तुरंत वहाँ पे थक्का जम जाता है। अब आता है कुछ खनिज लवण है। हमने पढ़ा था कि हमें 5 पोषण तत्व बहुत ज़रूरी है हमारे भोजन में। कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, ये है खनिज लवण। अब आता है खनिज लवण। खनिज लवण में क्या क्या होते हैं, इसमें भी 3-4 हैं। आयरन हो गया, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, ये 4 प्रकार के मैंने कुछ खनिज लवण यहाँ पे है जो मैंने बताया है। आयरन का क्या काम होता है, ये किस में मिलती है, आयरन हमें हरे पत्तियाँ, हरीदार सब्जियाँ, ये सब में हमें आयरन प्रचुर मात्रा में मिलती है। आयरन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम किससे मिलती है, दूध, अंडे, दाल और मांस से कैल्शियम मिलती है। फास्फोरस भी, चलिए यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे फास्फोरस किस में मिलती है, दूध में मिलती है, हरी सब्जियां में मिलती है, बाजरे में मिलती है। आयोडीन हमें आयोडीन युक्त नमक में मिलती है। समुद्री भोजन, जो सी साइड वाले भोजन होते हैं, जो सी से मिलते हैं, समुद्र से होते हैं, उसमें भी आयोडीन की मात्रा होती है। अब देखते हैं कि ये सब आयोडीन, आयरन, कैल्शियम की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो देखिए, आयोडीन की कमी से क्या होती है, घेंगा, जिसको घेंगा हो जाए, गला फूल जाना, उसे घेंगा, उस टाइप का बीमारियाँ होती है। और बच्चों की मानसिक विकलांगता ये भी होती है। आयरन से अरक्तता और कमजोरी, अरक्तता यानी खून की कमी हो जाती है और कमजोरी होती है। कैल्शियम से कमजोर अस्थियाँ और दंत क्षय होता है, यानी दांतों में प्रॉब्लम होता है, जैसे कि दर्द देना, दांते में ब्लीडिंग आना, कमजोर हमारे अस्थियाँ हैं जो कमजोर हो जाती है अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी हमारे शरीर में। तो अब आते हैं जल से क्या होता है, हमारे क्या फ़ायदा होता है। अगर जल से क्या, हमारा तापमान संतुलन रहता है। पोषक पदार्थों का स्थानांतरण, यानी एक जगह से दूसरे जगह हमारे पोषक पदार्थों का स्थानांतरण करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह आराम से उसको ले जाना का कार्य करता है पानी। और हो गया हमारा भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करना तथा अपशिष्ट पदार्थों को निकालने में सहायता करता है। यह हमारे भोजन को अवशोषित यानी अवशोष कर लेता है। जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है, गंदे पदार्थ है हमारे शरीर में, उसे मलमूत्र के रूप में बाहर निकाल देता है। अब आता है रुक्षांश और खाद्य से, ये भी सेम है, ये हमारे शरीर में अपचित भोजन को बाहर निकालता है, बाहर निकालने का काम करता है रुक्षांश भी। सॉरी, हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे, चलिए ये हो गया रुक्षांश, ये भी हमारे अपचित भोजन को बाहर निकालने का कार्य करता है। अब देखिए, भोजन पकाने के दौरान पोषक तत्व भी, बहुत सारे पोषक, जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा नष्ट हो जाते हैं, कैसे आइए हम ये जानते हैं कि जैसे कि ज़्यादा हम किसी को ज़्यादा धो देंगे, किसी को ज़्यादा पका देंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें से पोषक तत्व नष्ट हो जाता है। तो भोजन को अधिक जल में पकाना भी नहीं चाहिए। अगर हम ज़्यादा पका देंगे तो उसमें जो पका दिए ज़्यादा पक गया तो उसमें जो, उससे भी हमारा क्या होता है कि भोजन नष्ट हो जाता है पोषक तत्व। भोजन को अत्यधिक तापमान पर पकाना, ज़्यादा तापमान पर भी नहीं पकाना चाहिए, वो जल जाएगा, खराब हो जाएगा, उसमें पोषक तत्व नष्ट होने की संभावना रहती है। सब्जियों और फलों को मोटे छिलके, जैसे मान लो हम सब्जी को छिलते हैं तो पूरा, अगर उसको पूरा मोटे मोटे छिलके से, तो जो उसका पोषक तत्व है, जो लेयर रहता है वो पूरा, अगर हम पूरा मोटा मोटा छिलेंगे तो वो लेयर हट जाएगा। और उसके बाद भी क्या करते हैं, छिलने के बाद भी हम धो देते हैं। धोने से क्या हो जाता है कि उसमें जितने भी पोषक तत्व होते हैं
तो वो उसमें भी धुल जाते हैं। दाल और चावल को बार बार धोना, मतलब एक बराबर ऐसे भी हम लोग चावल या दाल डालते हैं तो उसको थोड़ा धो लेते हैं, तो 1 या 2 बार, ज़्यादा नहीं, उसको बार बार रगड़ रगड़ के नहीं धोना चाहिए। उससे भी क्या होता है कि पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो ये मैंने 5 पॉइंट यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5। चलिए एक बार आप ये पढ़ लीजिएगा। अब आता है ये अभावजन रोग। ये क्या है अभावजन? मतलब इससे पता चलता है किसी के अभाव के कारण जो रोग होता है उसे हमने अभावजन्य रोग कहते हैं। ऐसे रोग जो आहार में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिजों और विटामिन की कमी से होते हैं उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन सी रोग हो गई, आगे हम लोग पढ़ें, अगर प्रोटीन की कमी से, खनिजों की कमी से क्या क्या रोग होती है, उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। चलिए अब यहाँ देखते हैं विटामिन ए से क्या होता है? क्षीणता यानी दृष्टिहीनता हो जाता है, इसे हमें साफ नहीं दिखता है, नाइट ब्लाइंडनेस यानी हम लोग को रात को बिल्कुल नहीं दिखता है, एकदम धुंधला दिखने लगता है, उसे हम लोग किसी कमी से होती है? विटामिन ए। विटामिन बी की कमी से क्या होती है? बेरी यानी हमारे जो मांसपेशियाँ हैं, दुर्बल पेशियाँ, वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं, काम करने की ऊर्जा में कमी, यानी हम लोग पूरा लेजी फील करते हैं, आलसी फील करने लगते हैं और हमारे बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, पेशियाँ क्या हो जाती है? दुर्बल हो जाती है। विटामिन सी की कमी से क्या होती है? अस्कर्वी। विटामिन सी की कमी से क्या होती है? हमें अस्कर्वी होती है। इसमें क्या होता है? अस्कर्वी से क्या होता है? मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। क्या? घाव भरने में अधिक समय लगना। ये सब किससे होती है? विटामिन सी की कमी से होती है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स से होता है। इसमें क्या होता है? विटामिन डी की से क्या कौन सा रोग होता है? रिकेट्स कमी से। तो अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, इसमें क्या होता है? हमारी अस्थियाँ बिल्कुल मुलायम हो जाती है और मुड़ जाती है अस्थियाँ। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, एक बार मैं ये बोल दे रही हूँ फिर से, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, ये किस क्या होता है? विटामिन डी जिसके शरीर में कम हो जाती है तो ये सब बीमारियाँ होती है। देखिए यहाँ से इसको आप देख सकते हो, इधर ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे और समझ में आए और आपको बेनिफिट हो। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच।